हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। चैप्टर नंबर 7 है हमारा। केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हम चैप्टर पढ़ते ही इसी दिन के लिए हैं, क्योंकि बोर्ड्स में आनी सिर्फ यही है बेटा। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक शॉर्ट नोट लिख दो, सेबी अप्रूवल क्या होता है, शॉर्ट नोट लिख दो, कुछ नहीं आने वाला बेटा, भूल जाओ। आएंगे सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी बेटा, ठीक है जी। और बाबू जितने आराम से सुनोगे चैप्टर, उतना केस स्टडी को करना आसान होगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं बेटा। बाबू पेज नंबर 78 पर हैं हम और बात कर रहे हैं बेटा केस स्टडी नंबर 24 की बेटा। चलो जी रीड करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बाबू केस स्टडी पढ़ने का तरीका मैंने हमेशा बताया आपको। अगर कभी भी केस बहुत बड़ा है और आपके लिए बड़ा 5 लाइन से ज़्यादा है बेटा, जब भी आपको लगे कि केस में 5 लाइन से ज़्यादा है, तो हमेशा हम पहले पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट, बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो यहाँ पर बेटा केस छोटा ही है, 3.5 लाइन का है बेटा, सीधा सीधा पढ़ते चलो बेटा। कहता है स्पार्कल प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2000 बाय ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स। As business of a company has grown considerably over the year, its management is now planning to convert into a public company. पहले नाम था स्पार्कल्स प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी मतलब प्राइवेट लिमिटेड है बेटा। कहता है कंपनी का बिजनेस अच्छा चल गया, ग्रोथ हो गई, तो अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको पब्लिक लिमिटेड बनाए, ठीक है ना। एंड रेज फंड इन नेक्स्ट 6 मंथ टू फाइनेंस इट्स फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान इन रिटेलिंग, ठीक है जी। 6 महीने के अंदर अंदर क्या करेंगे, फंड रेजिंग भी कर देंगे और बेटा रिटेलिंग सेक्टर में चले जाएंगे, ठीक है। चलो पढ़ा हमने बाबू ए पार्ट रिक्वायरमेंट का। बी पार्ट तो मुझे पढ़ना ही नहीं, वैल्यू वाला क्वेश्चन है, छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं करना वैल्यू वाला क्वेश्चन। ए पार्ट स्टेट एनी फॉर प्रिविलेजेस दैट द कंपनी विल हैव टू फॉरगो एज अ प्राइवेट कंपनी आफ्टर कन्वर्जन। ये बात मैंने उस दिन आपको भी बोली थी, आपने बोला था, मैंने कहा था नहीं, हम हमेशा ऐसे लिखते हैं कि अगर आप प्राइवेट कंपनी थे तो आपको कुछ प्रिविलेजेस थी, कुछ बेनिफिट्स थे, जब पब्लिक कंपनी बन जाओगे तो वो बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे आपको। अब आप सोच लो बेटा, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, जरूरी नहीं है बुक की 4 चीजें हम सोचे, इससे बहुत अच्छा सोच सकता हूं मैं। सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। आप प्राइवेट कंपनी थे, आज पब्लिक कंपनी बन गए बेटा, जो आपके पास प्रिविलेजेस थी वो छोड़नी पड़ेंगी, अब पब्लिक कंपनी की तरह काम करना पड़ेगा। पहली प्रिविलेज, आप 2 मेंबर से स्टार्ट हुए थे, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर चाहिए, 5 मेंबर और ढूंढ लो बेटा, पहला नुकसान हो गया बेटा। आप 2 डायरेक्टर से स्टार्ट हुए भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए, 1 डायरेक्टर का भी अरेंजमेंट कर लो। तीसरी बात, प्राइवेट लिमिटेड 1 लाख रुपए की कैपिटल से स्टार्ट हो जाती है, पब्लिक लिमिटेड के लिए 5 लाख चाहिए, 4 लाख की और तैयारी कर लो। चौथी बात बेटा, प्राइवेट लिमिटेड कभी प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करती, याद है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, वो तो पूरा करती नहीं प्राइवेट लिमिटेड बेटा। आपने कभी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करा, आप हमेशा स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, तो अब आप प्रोस्पेक्टस भी इशू कर दो, चौथी प्रिविलेज खत्म। 5वीं प्रिविलेज, आपको कभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का इंतजार नहीं करना होता, कभी भी प्राइवेट लिमिटेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन का वेट नहीं करती बेटा। पब्लिक लिमिटेड अगर आप हो तो 120 दिन लंबा इंतजार है, 4 महीने काम शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, 4 महीने में आता है बेटा। तो बाबू मिनिमम सब्सक्रिप्शन की भी वेट करना शुरू करो। प्राइवेट लिमिटेड कभी इंडेक्स ऑफ मेंबर प्रिपेयर नहीं करती, याद करो, मैं डिफरेंस से याद करा रहा हूं। मैं प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का मैंने डिफरेंस बोला था, 4 बेसिस वहीं से उठाए मैंने, मेंबर, डायरेक्टर की बात करी, कैपिटल की बात करी, और अब बात कर रहा हूं इंडेक्स ऑफ मेंबर। बेटा आप इंडेक्स ऑफ मेंबर प्रिपेयर नहीं करते थे, पब्लिक लिमिटेड को प्रिपेयर करना होता है। मैंने 6 बातें बोली, इसने 4 बोली पूछी, जो आपको लगे बेटा 4 आसान वो चिपका देना। सर 4 कहां से याद रखनी है, डिफरेंस से, और 2 कहां से याद रखनी है बेटा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज से। प्राइवेट लिमिटेड प्रोस्पेक्टस ना तो इशू करती, ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन की वेट करती। प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड बनने के बाद बेटा आपको प्रोस्पेक्टस भी प्रिंट कराना पड़ेगा और मिनिमम सब्सक्रिप्शन की वेट भी करनी पड़ेगी। बात क्लियर? ओके केस स्टडी सिंपल। चलो जी नेक्स्ट वन बेटा, केस थोड़ा बड़ा है तो हम पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। ए पार्ट कहता है आइडेंटिफाई द वेरियस काइंड ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज दैट श्रीधर हैज अंडरटेकन एज अ प्रमोटर बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैरा। बेटा कहता है
कि श्रीधर ने कौन कौन सी फिजिबिलिटी कंडक्ट कराई है, लाइन कोट करके बता दो। मैं नहीं कह रहा, मैंने भी केस पढ़ा है, लेकिन याद करो कौन कौन सी फिजिबिलिटी होती है हमारे पास। पहला पेज था चैप्टर का, याद नहीं आने का, बादाम खाने बंद कर दिया आपने। टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, याद है? याद कराऊं अंदर मैटर क्या था? टेक्निकल फिजिबिलिटी, अगर रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी इजिली अवेलेबल हैं तो बेटा बोलेंगे प्रोजेक्ट इज टेक्निकल फिजिबल, याद है? फाइनेंशियल फिजिबल, अगर बेटा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है विद इन द अवेलेबल मींस तो बेटा बोलेंगे प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली फिजिबल। और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो बोलेंगे इकोनॉमिकली फिजिबल है प्रोजेक्ट, अदरवाइज नहीं। याद आई बात? चलो जी देखेंगे तो है बी पार्ट पहले, अभी देखेंगे, मैंने केस नहीं पढ़ा। बी रिक्वायरमेंट, what are the various formality that Sridhar will have to fulfill for the name approval for the company? इसके लिए मुझे केस नहीं पढ़ना। कि बेटा देखो, रिक्वायरमेंट पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, सबसे बड़ा फायदा। कई बार बहुत सारे क्वेश्चन के आप आंसर ऐसे कर सकते हो जिसके लिए आपको केस पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। वो बोल रहा है बट आर द वेरियस फॉर्मेलिटी दैट श्रीधर विल हैव टू फॉलो फॉर द नेम अप्रूवल ऑफ हिज कंपनी। अगर वो अपनी कंपनी के लिए नेम अप्रूवल कराना चाहता है तो क्या फॉर्मेलिटी है? बेटा आरओसी के पास अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में नाम भेजेगा, वहां से अप्रूव होकर आ जाएगा, बस यही एक फॉर्मेलिटी है। सी पार्ट, अंडर व्हाट कंडीशन इज द प्रपोज्ड नेम ऑफ द कंपनी इज लाइकली टू बी रिजेक्टेड। अगर बेटा कॉपीड होगा किसी का तो रिजेक्ट हो जाएगा, यूनिक होगा तो हमेशा एक्सेप्टेबल होगा, बस यही एक सर्कमस्टांस है। अब आप देख रहे हो बेटा बच्चा क्या करता है, मैं आपको क्लियर कट समझा देता हूं। वो केस पढ़ता है, टीचर गाइड नहीं करता है ना सही तरीके से कि तेरे को केस स्टडी अटेम्प्ट कैसे करनी है। वो पूरा केस पढ़ेगा, 8 लाइन 9 लाइन का केस पढ़ेगा, पहले ए रिक्वायरमेंट पढ़ेगा, ए रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन कर देगा, फिर केस पढ़ेगा, फिर बी रिक्वायरमेंट पढ़ेगा। जब तक समझ में आएगी बी रिक्वायरमेंट तब तक उसे पता लगेगा कि केस की जरूरत ही नहीं थी। फिर केस पढ़ेगा, फिर सी रिक्वायरमेंट पढ़ेगा, जब तक समझ में आएगा सी रिक्वायरमेंट क्या थी, केस की जरूरत ही कहाँ है उसमें। अब मुझे ए रिक्वायरमेंट में केस की जरूरत है क्योंकि मुझे लाइन कोट करनी है, केस में से लाइन कोट करके बतानी है। देख लो बेटा लास्ट लाइन क्या कहती है ए रिक्वायरमेंट की, दैट श्रीधर हैज अंडरटेकन एज अ प्रमोटर बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैरा। अबव पैरा में से लाइन कोट करके बताओ कि कौन कौन सी फिजिबिलिटी कंडक्ट हुई है। चलो जी रीड करते हैं। श्रीधर इज प्लानिंग टू प्रमोट एन ई कॉम कंपनी अंडर द नेम मुसाफिर। क्या नाम रखा बाबू, मैं तो कह रहा हूं घूमने का मन कर गया मेरा। हाँ जी, द वेबसाइट ऑफ द कंपनी विल हेल्प द यूजर टू प्लान हॉलीडे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अरे घूम फिर के मेक माई ट्रिप की बात चल रही है, बस नाम मुसाफिर कर दिया। ऐसे ही करते हैं ये सारी केस स्टडी में, ठीक है ना। किसी और कंपनी का इंडिकेशन होता है बेटा, बस नाम बदल के पूरी पूरी बात बता देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही करता है ना मेक माई ट्रिप। सर कैसी बात कर रहे हो यार, इतनी गंदी गंदी शक्लें। पता तो होगा ना एमएमटी क्या करता है बेटा, हॉलीडे तो प्लान करता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। चलो जी, एट अ कंसेप्चुअल लेवल द ऑफरिंग इज हाईली सिंपल। कहता है अगर आप कंसेप्चुअली सोचो तो बहुत सिंपल लगता है, बट एट द कंप्यूटर साइंस लेवल एंड एट द टेक्नोलॉजी लेवल इट इज इमेंसली कॉम्प्लिकेटेड। सर ये क्या है, ये क्या है? टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में बात क्या होती है? दो ही बातें होती हैं, रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी विद इन द अवेलेबल मींस है कि नहीं है। वो कह रहा है देखो कंसेप्चुअली सोचोगे तो आपको लगेगा बहुत आसान है। आपने वेबसाइट विजिट करी, अच्छा गोवा जाना है, गोवा डेस्टिनेशन डाला, अच्छा 2-4 उन्होंने क्या करे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के दे देते हैं। 4 दिन के लिए जाना है, 5 नाइट के लिए जाना है, 3 दिन के लिए जाना है, ऐसे तो बहुत आसान लगेगा कंसेप्चुअली। कहता है लेकिन जो कंप्यूटर साइंस लेवल पे देखोगे तो वो बहुत मुश्किल है, ऐसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना ही बहुत मुश्किल है, बोला ना उसने। तो कहीं ना कहीं ये बात चल रही है टेक्निकल फिजिबिलिटी की, लेकिन टाइम बर्बादी से अगेन हमें बचना है। इधर देखना बेटा मेरी तरफ बाबू, ये पूरी लाइन एट द कंसेप्चुअल लेवल से लेकर इमेंसली कॉम्प्लिकेटेड तक टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात हो रही है। आप कैसे लिखोगे पूरी लाइन? हाँ बस ऐसे ही करना है बेटा, एट अ कंसेप्चुअल लेवल डैश 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 इमेंसली कॉम्प्लिकेटेड। टाइम बर्बादी मत कर देना, वेलों का तो कोई इलाज नहीं। जिसको पेपर में कुछ ना आता वो पूरी लाइन लिखे। वेले हैं भाई, टीचर को भी तो दिखाना हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है ना, शीट भी तो मांगनी है।
पैसे तो हम ही देते हैं ना बाबू, वेले का पंक्ति का कोई इलाज नहीं है, लेकिन बेटा बहुत बड़ी लाइन आती है कई बार पेपर में, लाइन बहुत बड़ी कोट करनी पड़ती है, तो हमें पूरा नहीं चिपकाना, 2 वर्ड इधर से उठाओ 2 वर्ड इधर से उठाओ, बस ठीक है, बीच में डैश डैश डैश। चलो जी आगे बढ़ो बेटा। फॉर एग्जाम्पल अ प्लान्ड इटिनरी फॉर अ 10 days ट्रिप टू पेरिस विल हैव अ ट्रिलियन पॉसिबिलिटी एंड द नंबर ऑफ परमुटेशन। यही बात वो बोल रहा है बेटा। देखो कंसेप्चुअली बहुत आसान लगेगा, लेकिन बेटा कंप्यूटर साइंस लेवल पे सच में बहुत मुश्किल है इतने सारे परमुटेशन बनाना। वो कह रहा आप सपोज करो कोई इंसान 10 दिन के लिए पेरिस जा रहा है, इसकी ट्रिलियन ऑफ पॉसिबिलिटी बैठेंगी। वो पेरिस में क्या क्या घूमना चाहता है, पहले दिन क्या घूमना चाहता है, दूसरे दिन क्या घूमना चाहता है, तीसरे दिन क्या घूमना चाहता है, इसकी पॉसिबिलिटी तो सोचो। अब देखो बेटा कोई इंसान दुबई गया, पहले दिन सिटी टूर होता है नॉर्मली बेटा, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री या किसी सिटी को घूमने जाते हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी दिन कोई इंसान पहले दिन बुर्ज खलीफा ही देखना चाहता हो, तो उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग है। और मैं गया और मैंने पहले सिटी टूर ऑप्ट करा, मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग हो जाएगा बेटा। तो ट्रिलियन पॉसिबिलिटी हो जाएंगी बेटा ऐसे तो, ठीक है जी। यही बात वो बोल रहा था कि टेक्निकली बड़ी डिफिकल्ट ऐसी चीजों को बिल्ड करना। चलो, द सक्सेस ऑफ द बिजनेस विल डिपेंड अपॉन its ability to churn out plan based on the logic and according to the preferences within the seconds। बेटा कह रहा है ऐसे बिजनेस की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कितनी जल्दी अपने आप को प्रेफरेंसेस को के अकॉर्डिंग बदलता है। लोग प्रेफरेंसेस बदलते हैं ना, जैसे कि एक बात बोलता हूं, आपने क्या करा, एक परमुटेशन दे दिया कि आप 3 स्टार होटल में आपका स्टे होगा 4 दिन के लिए, ठीक है ना, और आप ऐसे ऐसे 4 सिटी में 4 जगह पर घूमने वाले हो और इसके लिए आपको 45,000 पे करने हैं। बंदे ने कहा 3 स्टार होटल हटा दो, इसकी जगह 4 स्टार होटल कर दो या 5 स्टार कर दो या 7 स्टार कर दो। तो बेटा ऐसे बिजनेस की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि कितनी जल्दी आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हो। जैसे उसने 5 स्टार करा, ऑटोमेटिकली आपने रेट चेंज करके कह दिया 65,000 लगेंगे। अगर 3 स्टार की जगह 5 स्टार में जाओगे तो 45,000 नहीं 65,000 पे करने हैं। और इसी बात पे डिपेंड करती है सक्सेस बेटा, कि कितनी जल्दी आप लोगों की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बेटा उनको रिपोर्ट करते हो कि कितना पे करना है आप। ऐसे ही करता है एमएमटी, मेक माई ट्रिप पे कभी करके देखना बेटा, ऐसे ही हॉलीडे प्लान, पे मत करना बाद में, खुशी होगी आपको भी। चलो जी, with the help of a business planner Sridhar has determined that the capital investment can be arranged within the available means। समझदार बच्चों को इशारा काफी। हाँ जी, फाइनेंशियल फिजिबल है प्रोजेक्ट, अरेंज हो सकती है कैपिटल विद इन द अवेलेबल मीन्स। तो बेटा लाइन कोड कर दोगे, विद द हेल्प ऑफ से लेकर बेटा डैश 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 अवेलेबल मीन्स तक, ठीक है जी। लास्ट लाइन, moreover he has analyzed that the level of competition in this segment is low। कंपटीशन कम है यानी कि प्रॉफिट अच्छा है, सिंपल सा मतलब, और प्रॉफिट अच्छा है तो दैट मीन्स प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली फिजिबल। लास्ट लाइन बेटा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की है। ऑल क्लियर? अगर आप देखो बेटा मैंने पूरा केस पढ़ा, कहीं नेम अप्रूवल की बात है दूर दूर तक, बी पार्ट कहीं है दूर दूर तक, मुझे तो दिखा नहीं। समझ में आए ना बात? हमने तो पहले ही कर लिया था, केस पढ़ने से पहले बी पार्ट कर लिया था। चलो जी खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 80। बेटा ए पार्ट, प्रमोटर ऑफ अ कंपनी एंजॉय अ फिड्यूशरी पोजीशन विद द कंपनी which they must not misuse। explain with reference to above case। explain with reference to above case, explain करना ऊपर वाले केस की रेफरेंस ले लेना। अगर ये ना कहता तो मैं तो चिपका देता, मुझे तो केस भी नहीं पढ़ना था। चलो लेकिन इसने कह दिया अबव केस की रेफरेंस देकर बताना, तो पढ़ लें भाई क्या है केस, और बी रिक्वायरमेंट भी देख लो। बट कोर्स ऑफ एक्शन कैन द कंपनी टेक इन द इवेंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एनी सीक्रेट प्रॉफिट मेड बाय द प्रमोटर। कहता कंपनी क्या कर सकती है अगर प्रमोटर ने चोरी छुपे उससे प्रॉफिट कमा लिया हो तो। और बेटा आपको पता है ना ऐसा करता है ना प्रमोटर, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कंपनी जिस दिन बलती है सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर आके करता है कि मेरे खर्चे दे देना कंपनी, और खर्चा किया होता है 1 लाख, बताता है 2 लाख। अच्छा अगर आपने ऐसा कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है या आपसे कह सकती है जितना भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाया मुझे दे दो, देना पड़ेगा।
ठीक है जी, या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कि आपका 1 भी रुपए का खर्चा देते ही नहीं हम, खत्म, और या आपने 2 लाख मांगे, आपका खर्चा 1 लाख हुआ, सीक्रेट प्रॉफिट 1 लाख कमाया, वापस कर दो चुपचाप से 1 लाख। ठीक है जी, तो बी पार्ट तो मेरा सिंपल हो गया, मैंने तो केस भी नहीं पढ़ना। ठीक है जी, चलो ए पार्ट के लिए मैं केस पढ़ रहा हूं, देखते हैं केस है का। A syndicate of 3 persons, namely Akansha, An and Devesh, was formed to purchase the tax solution company and to promote and register a company to which tax solution company property was to be sold. ठीक है जी बेटा, 3 लोग हैं बेटा, आकांक्षा, अन एंड देवेश, वो क्या कर रहे हैं बेटा, कोई कंपनी परचेस कर रहे हैं, टैक्स सॉल्यूशन कंपनी, और उसको बाद में बेच देंगे। ठीक है जी, at that time the tax solution company was in a bad shape and the syndicate first bought the debenture of tax solution company at a discount, then they brought the company for 44 lakh। बाबू, टैक्स सॉल्यूशन कंपनी कोई फाइनेंशियली बेकार चल रही है, बैड शेप में है, उन्होंने क्या करा, पहले उसके डिबेंचर्स खरीदे, ठीक है, जो भी करा आपने डिस्काउंट पर खरीदे, और बाद में कंपनी खरीद ली पूरी 44 लाख पे कर। ठीक है, हमें नहीं जानना बेटा, हमें तो केस बाद में समझ में आ जाएगा क्या कहता है। इतना मत इन्वॉल्व होना जिन्होंने डिबेंचर नहीं पढ़ा कि डिबेंचर क्या चीज है, अभी भूल जाओ, केस समझ में आ जाएगा, ये मैं फॉर श्योर बोल रहा हूं आपको। Out of this money provided by them, the debenture were repaid in full and a profit of 40,000 was made thereon. They promoted a new company and sold tax solution company to it for 54 lakh। बाबू, क्या करा उन्होंने, कहता है डिबेंचर पे कर दिए, 40,000 वहां कमा लिए, और जो टैक्स सॉल्यूशन कंपनी 44 लाख की खरीदी थी वो 54 लाख की बेच दी, 10 लाख वहां कमा लिए। चलो जी पढ़ते चलो। द प्रॉफिट ऑफ 10 लाख वॉज रिवील्ड इन द प्रोस्पेक्टस। 10 लाख का तो प्रॉफिट दिखा दिया प्रोस्पेक्टस में, लेकिन 40,000 के लिए लालच कर दिया, बट नॉट द प्रॉफिट ऑफ 40,000। 40 नहीं दिखाया, छुपा लिया कंपनी से 40,000 का प्रॉफिट, प्रमोटर ने छुपा लो। It was held that the profit of 40,000 was a secret profit made by the syndicate as a promoter of a company in the context of the above case। बेटा 40,000 का प्रॉफिट छुपा लिया, सीक्रेट प्रॉफिट है, बी पार्ट। पहले ये सीक्रेट प्रॉफिट रिवील हो गया कंपनी के सामने, कंपनी क्या कर सकती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे इनके साथ, या बेटा 40,000 का प्रॉफिट कंपनी को दे दो। ए पार्ट बेटा, प्रमोटर स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी पोजीशन विद द कंपनी, और आपको ऐसी पोजीशन का मिसयूज नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द अबव केस। चिपकाना वही सारी बात है, बस फिगर ये डाल सकते हो आप कि आपको ये 40,000 का सीक्रेट प्रॉफिट कमाना नहीं चाहिए था। ठीक है ना। फिड्यूशरी पोजीशन क्या होता है बेटा, अ पोजीशन बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड फेथ। और बेटा आपको सिंसियरली और ऑनेस्टली काम करना चाहिए कंपनी के साथ। ये 40,000 का बेईमाना किस लिए, क्लियर है? आप ये तो पता होगा डायरेक्ट पढ़ने का कभी ना कभी कोई फायदा हुआ ही है हमारे को, नुकसान तो नहीं है ना कुछ डायरेक्ट पढ़ने का। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। बेटा पहले रिक्वायरमेंट, हु इज द प्रमोटर ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। केस पढ़ेंगे तो पता लगेगा। बाबू प्रमोटर कौन होता है, जो आइडिया लेता है कि कंपनी बनानी चाहिए, और बेटा आइडिया लेने के साथ साथ वो क्या करता है बेटा, जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाती सारे स्टेप फॉलो करता है। राइट अवे फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया टिल द कंपनी इज फॉर्म्ड ऑल द स्टेप्स आर परफॉर्म्ड बाय द प्रमोटर ओनली। यानी कि बेटा प्लानिंग एज वेल एज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज इज डन बाय द प्रमोटर। और बी पार्ट आपके लिए बड़ी हैरानी की बात होगी, डिफाइन द टर्म प्रमोटर। क्या इसके लिए मुझे केस पढ़ना है? सर आप सोचो ना, केस पढ़ना है क्या? डिफाइन द टर्म प्रमोटर चिपका दो, खत्म। सी पार्ट, लिस्ट एनी 3 नेसेसरी डॉक्यूमेंट दैट प्रमोटर हैव टू सबमिट अंडर द लॉ टू आरओसी फॉर गेटिंग द कंपनी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब इनकॉर्पोरेशन। कहता है ऐसे कौन से 3 डॉक्यूमेंट हैं जो सबमिट करने होते हैं प्रमोटर को आरओसी के पास कंपनी रजिस्टर्ड कराने के लिए? सर 8 हैं, 6 वो और 2 अलग थे, याद है? एमओए, एओए, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, एग्रीमेंट की बात करी थी, पेमेंट ऑफ फीस, स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन, कॉपी ऑफ नेम अप्रूवल एज वेल एज एग्जैक्ट एड्रेस प्रूफ।
8 हैं, कोई 3 नहीं लिख सकते हम? केस पढ़ा मैंने अभी तक, बी और सी रिक्वायरमेंट पूरी भी होगी। बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा है ये, मुझे हंसी आ रही है बेटा। चलो जी, और ये सिर्फ आप ही को हंसी आ रही होगी, यकीन मानना आपके दोस्त बहुत परेशान होंगे बेटा जब पेपर देने आएंगे, और इसी के लिए मेरे को अच्छा लगेगा बेटा, तभी तो मेरे पास पढ़ने का फायदा होगा, वरना क्या फायदा बेटा, वरना सब एक जैसे हो जाएंगे बेटा। ठीक है ना, चैंपियन होने चाहिए आप केस स्टडी के, बस ऐसा कुछ करना। चलो जी बाबू, कहता है इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1988 PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड is a subsidiary of Punjab National Bank offering housing loan to the individual, corporate body for the construction, purchase, repair and upgradation of house as well as the loan for the commercial space, purchase of residential plot, loan against property and loan for real estate developer। अब मेरी एक बात सुनना, इधर देखना बाबू, बोलता क्या है क्वेश्चन, कहता है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे ही बोलता है। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। और मैं एक दिन पहले भी बता चुका हूं, आज दोबारा बता देता हूं क्या मतलब होता है सब्सिडरी का। बेटा देखो एक बात सुनो, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है, तो बेटा जो कंपनी होल्ड करती है उसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी। ये पापा है बेटा इस कंपनी की, होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी बोलते हैं बेटा। और जिस कंपनी में आप होल्ड करते हो उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। मेरी तरफ देख लो बेटा, बड़ा पछताओगे आज नहीं सुनोगे तो, पक्का बोल रहा हूं बेटा। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है, तो जो कंपनी होल्ड करती है उसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी, और जिस कंपनी में होल्ड करते हैं उसे बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। क्वेश्चन ने बोला PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक इसमें 51% या इससे ज्यादा शेयर होल्ड करता है, और सच में ऐसा है, ये झूठ बात नहीं है, केस स्टडी बिल्कुल सही बात है। और बेटा ये फर्दर लोन देती है किसके किसके लिए, कॉमर्शियल प्लॉट खरीद लो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी खरीद लो, घर रिपेयर करा लो, घर कंस्ट्रक्ट कर लो, जिसके भी जिसके नाम देते हैं। ठीक है, और आपसे पूछता है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रमोटर कौन है, यानी कि किसने आइडिया लिया होगा। ऑब्वियस बात है इसका आइडिया होगा तभी तो उठाकर शेयर खरीद लिए। और आपको बता देता हूं लिमिट है 51% या उससे ज्यादा शेयर खरीदने की। PNB 100% शेयर होल्ड करता है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में, यानी किसने चुपचाप कंपनी बनाई, सारा इनकॉर्पोरेशन तक की फॉर्मेलिटी पूरी करी, और जब अलॉटमेंट ऑफ शेयर का नंबर आया सबसे लास्ट स्टेप 100 के 100% शेयर खुद खरीद लिए। आइडिया भी इसी का होगा ना, कंपनी बनाई भी इसी ने होगी, और चुपचाप 100 के 100% शेयर भी खरीद कर बैठ गया। यानी कि बेटा प्रमोटर कौन है इसका, पंजाब नेशनल बैंक। ऑल क्लियर, बढ़े आगे, अपूर्वी ओके। चलो जी बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। बाबू पहले रिक्वायरमेंट, और ऐसी आदत बना लो कि हमें कभी पढ़ना ही नहीं केस पहले, हमें तो रिक्वायरमेंट देखनी है पहले। चलो जी, कैन दे फाइल एन एग्जैक्टली सेम MOA फॉर द टू प्रपोज कंपनी, वाई एंड वाई नॉट। याद है मैंने एक दिन बैच में क्वेश्चन पूछा था, क्या दो कंपनी एग्जैक्टली द सेम MOA फाइल कर सकती हैं? नहीं, और मैंने लॉजिक बताया था क्यों, नेम क्लॉज, कुछ भी सेम कुछ भी डिफरेंट ना होगा तब भी बेटा नेम क्लॉज तो डिफरेंट होगा, क्योंकि इंडिया में कंपनी हमेशा यूनिक नेम से रजिस्टर्ड होती है। सर 5 क्लॉज सेम रख लो, लेकिन बेटा नेम क्लॉज तो डिफरेंट होगा ही होगा। तो क्या केस पढ़ा हमने, बी पार्ट, इज इट नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू प्रिपेयर सेपरेट AOA, वाई और वाई नॉट? क्या ये जरूरी है सेपरेट AOA बनाओ? मत बनाओ, नहीं बनाओगे तो क्या होगा, टेबल F ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विल अप्लाई, तो AOA बनाने की जरूरत ही नहीं है। और एक बात बताऊं, 5 लाइन पढ़ने से बच गए आप, पढ़ने दो अपने दोस्तों को, उन्होंने 3 घंटे का पेपर 4 घंटे में भी तो पूरा करना है, हमने 2 में करना है। ऑल क्लियर, केस नहीं पढ़ा मैंने, चलो जी यही तो बेटा बस फायदा। लो जी बाबू, क्रिएटिव मंत्रा, सक्सेस मंत्रा, अच्छा हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर 29, क्रिएटिव मंत्रा इज अ पॉपुलर एडवर्टाइजिंग कंपनी इन दिल्ली। 4 लाइन है बेटा, इसलिए सिंपल सीधा ही पढ़ रहा हूं। The company has already raised its entire authorized capital of 10 CR through issue of share। सर याद है आपको authorized share capital क्या होती है? अगर याद ना है ना, अभी रिकॉर्डिंग बंद और ताड़े मारने शुरू कर देना मैंने। हाँ जी, क्रिएटिव मंत्रा कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी है, कहते हैं उसने अपने एंटायर ऑथोराइज कैपिटल जो 10 करोड़ है सारी रेस कर ली है। सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल पता है क्या होती है? कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेस फ्रॉम द जनरल पब्लिक इज ऑल्सो नोन एज ऑथोराइज शेयर कैपिटल एज वेल एज द नॉमिनल कैपिटल। कि एक कंपनी मैक्सिमम कितने पैसे ले सकती है पब्लिक से, वही होती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कैपिटल क्लॉज मैंने लिखवाया हुआ है अपने हाथ से, मैं बोल नहीं सकता, मेरे नोट्स में था नहीं बेटा। The maximum amount of capital that a company can raise from the general public is known as authorized share capital as well as the nominal capital। कहता है किसी कंपनी की 10 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, सारी के सारा ले चुका है पब्लिक से। बढ़ो जी आगे। The company need more fund in order to finance its expansion project। कंपनी को और पैसे की जरूरत है, कुछ एक्सपेंशन मोड में चल रही है कंपनी। कहता है कैन द कंपनी इशू मोर शेयर कैपिटल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ फंड, वाई और वाई नॉट? क्या कंपनी और रेस कर सकती है? नहीं सर। देखो अगर आपको और रेस करना है तो एमओए को अमेंड कराना है, और एमओए की ऑल्टरेशन कल पढ़ चुके हो बेटा। एमओए की ऑल्टरेशन इतनी आसान नहीं है बेटा। सर्टेन स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज अप्रूवल विल बी नीडेड टू यू, और जब तक वह अप्रूवल नहीं आती तब तक बेटा कोई भी फंड आप रेज नहीं कर सकते जनरल पब्लिक से, जेल नहीं जाना तो। क्लियर है ना बेटा? ऑथोराइज कैपिटल का मतलब ही क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज फ्रॉम द जनरल पब्लिक। इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ओके बात? बढ़े आगे, चलो जी बाबू। नेक्स्ट वन केस स्टडी नंबर 30 की बात कर रहे हैं। ए रिक्वायरमेंट, ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी द प्रमोटर में एंटर इनटू सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी। अरे एक काम करते हैं 2 मिनट के लिए, इसको कोई केस स्टडी को पढ़ने से पहले एक बात लो सामने देखना मेरे प्यारे बच्चों। एक बात बाबू, मुझे ना 2 टॉपिक और कराने हैं। एक आज करा रहा हूं, एक टॉपिक और कराऊंगा कल। ओपीसी, ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, उसकी चर्चा कल करेंगे। ये भी एक नया टॉपिक है, नोट्स में लिखवाऊंगा। और एक टॉपिक अभी और नोट्स में लिखवा देता हूं। पहले आप सामने देखेंगे मेरी तरफ, मेरे प्यारे बच्चों सामने देख रहे हो बेटा। पुराने जमाने में कंपनी बनती थी जब वो 4 स्टेजेस को पूरा करती थी, ठीक है ना? एक स्टेज का नाम होता था प्रमोशन, दूसरी स्टेज का नाम होता था इनकॉर्पोरेशन, थर्ड स्टेज का नाम होता था बेटा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, और 4th वन का नाम होता था बेटा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 4th स्टेज का नाम है बेटा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मैंने ऐसे ही लिख दिया शॉर्टकट में क्योंकि अभी इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, कट चुका है टॉपिक, ठीक है बाबू। मैं एक बात बोलता हूं, कंपनी रजिस्टर्ड होती है इनकॉर्पोरेशन के बाद, और इनकॉर्पोरेशन का अपने आप में मतलब ही रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसा ही होता है। मान लो कंपनी अभी बनी भी नहीं है, रजिस्टर्ड भी नहीं हुई, इतने में कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ जाए किसी के साथ। लेट्स सपोज फीजिबिलिटी करवानी है आपने, ठीक है ना, और आपने सीए के साथ या लॉयर के साथ या इंजीनियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि मुझे 15 दिन में फीजिबिलिटी रिपोर्ट चाहिए। अगर आपने 15 दिन में ना दी तो आपके पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। क्या अभी तक कंपनी बनी? जो अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा कंपनी के नाम से हो रहा होगा, कौन कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट? मानते हो ये बात बेटा? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को प्रमोटर कर रहा होता है, ठीक है। और बता देता हूं, क्योंकि कंपनी बनी नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं हुई, आप कंपनी के नाम पर कर नहीं सकते। अगर आपने गलती से भी कंपनी के नाम पर करा वो इलीगल हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इनकॉर्पोरेशन से पहले किए जाते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। सर मैंने ना एक दिन बात बोली थी, मैं नोट्स में कोई भी बात काम की नहीं लिखता, पता है ना, वो इसी दिन के लिए बोली थी। हाँ जी बेटा,
जो भी कॉन्ट्रैक्ट इनकॉर्पोरेशन से पहले होते हमेशा प्रमोटर के नाम पर हैं। और बेटा दूसरी बात, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। बात क्लियर। तीसरी बात, कल को बेटा कंपनी बन जाए, इनकॉर्पोरेट हो जाए और कंपनी मना कर दे कि ये मेरे नाम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आई एम नॉट एबल और रेडी टू पे फॉर दिस, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पे नहीं करूंगी, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट किसने करा? प्रमोटर ने करा। इंजीनियर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना, लाख की जगह 5 लाख रुपए लिखवा दिए फिजिबिलिटी के, साइन कर दिया प्रमोटर ने। कंपनी के नाम पर तो नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोटर ने किया, ठीक है ना। बेटा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, इंजीनियर के पैसे आज तक नहीं गए, ठीक है ना। इंजीनियर वांट टू फाइल अ सूट ऑन द कंपनी। इंजीनियर कह रहा है मैं तो कंपनी तेरे ऊपर केस करूंगा। बेटा क्या कंपनी लीगली बाइंड है इस 5 लाख को देने के लिए? नहीं। बेटा कल को कुछ भी होता है, कौन पे करेगा 5 लाख? हर हाल में प्रमोटर। ध्यान रखना, इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा हमेशा प्रमोटर के नाम पर होगा, हमेशा इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम होगा प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, और कंपनी पे लीगली बाइंडिंग होता नहीं है। कंपनी कभी पे नहीं करती ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मर्जी है कंपनी की, पे करना चाहे पे कर दे, अगर नहीं करेगी बेटा कोई भी इंसान सीयू नहीं कर सकता कंपनी को, प्रमोटर के कोई सीयू कर सकते हो। दूसरी बात बेटा, इनकॉर्पोरेशन हो गया, मेरी तरफ देखना, अभी इनकॉर्पोरेशन हो गया, क्या कंपनी रजिस्टर्ड हो गई? हो गई। कंपनी का नाम रजिस्टर्ड हो गया जी, हो गया कंपनी का नाम रजिस्टर्ड। आज कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कंपनी के नाम पर, ठीक है जी। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बेटा, आज किसके नाम पर? कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। और मैं बोलता हूं बेटा, आपने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करा, क्या ये कंपनी के नाम से हुआ? कंपनी के नाम से हुआ, बिल्कुल। क्या प्रमोटर ने साइन करे? नहीं बेटा, अब तो कंपनी की स्टैंप लगी होगी, जिसको आप कॉमन सील बोलते हो। कंपनी के नाम से हुआ, कंपनी की स्टैंप लगी बेटा। इनकॉर्पोरेशन के बाद होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कंपनी इसके लिए लीगली एनफोर्सेबल होती है? क्या कंपनी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बाइंड होते हैं कि कंपनी को ही पे करना है? बेटा बाबू बाइंड होते हैं, लेकिन काम की बात कब बाइंड होते हैं? बेटा ये आपको भी पता है, 2019 एडिशन की बुक है, बिल्कुल लेटेस्ट, 2 साल से प्रिंट नहीं हुई कोविड के चक्कर में, कोई नए एग्जाम नहीं हुए कहीं पर भी बेटा, तो कोई नई केस स्टडी इसमें भी इंसर्ट नहीं की गई। इसमें लिखा होगा जब भी आप बुक पढ़ोगे कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऊपर लीगली एनफोर्सेबल है, लेकिन आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बाबू चाहे कंपनी के नाम से हुए हैं, आज कंपनी पे नहीं करेगी इसके लिए कंपनी कब पे करेगी? जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाएगा उस दिन पे करेगी। लेकिन जैसे ही सीबीएसई ने ये स्टेज एलिमिनेट कर दी, मैं हर जगह नोट्स में ठीक क्या करता जाऊंगा, कंपनी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लगता है, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी के नाम से वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कंपनी कब पे कर सकती है इसके लिए? जैसे ही कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पूरी हो जाएगी वैसे ही कंपनी पे करेगी इसके लिए, इससे पहले कंपनी पे नहीं करेगी उसके लिए। बात क्लियर? यानी कि 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेरे पास, एक प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स और एक प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा इनकॉर्पोरेशन से पहले होने वाले कॉन्ट्रैक्ट प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट हैं, प्रमोटर के नाम से होते हैं और ये प्रमोटर के ऊपर ही लगते हैं, कंपनी के ऊपर लगते नहीं, ठीक है ना बेटा। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम से होते हैं, कंपनी के ऊपर भी लगते हैं, लेकिन कंपनी इसके लिए अगर पे करेगी तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के बाद पे करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। क्लियर बात? चलो अब केस स्टडी पढ़ते हैं बेटा। लो जी, लो प्यारे बच्चों, केस स्टडी की बात करते हैं। केस स्टडी नंबर 30 हम पढ़ रहे थे बाबू। ए पार्ट, ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द कंपनी the promoter may enter into certain contract with the third party on behalf of company as described above. What are these type of contract known as? समझदार बच्चों केस नहीं पढ़ना। हाँ जी दोबारा पढ़ रहा हूं। कहता है ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज ऑफ द कंपनी, ये देखो बेटा यहां पर है कंपनी, कह रहा ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज ऑफ द कंपनी the promoter may enter into certain contract with the third parties on behalf of the company as described above. बेटा above केस में भी यही हो रहा होगा कि प्रमोशन के टाइम पर कोई प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा होगा कंपनी के बिहाफ पर, ठीक है जी।
What are these type of contract known as? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. बी पार्ट, एग्जामिन वेदर प्रमोटर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द पेमेंट इन अबव केस. बेटा प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में वैसे प्रमोटर ही पे करता है हर हाल में, कंपनी के ऊपर ये लायबल नहीं होता कि कंपनी को पे करना है. फिर भी एक बार केस रीड कर लो जल्दी से. साईं कृपा प्राइवेट लिमिटेड, भगवान का नाम आ गया बस छुट्टी. हाँ जी, साईं कृपा प्राइवेट लिमिटेड वाज इन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द परचेज ऑफ 10 कंप्यूटर फॉर द कंपनी एंड द पेमेंट वाज टू बी मेड टू द सप्लायर ऑफ द कंप्यूटर बाय द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. भाई इनकॉर्पोरेशन अभी बीच में ही है. प्रमोटर ने क्या करा, प्रमोटर ने कहा यार कंपनी चलाने के लिए 10 कंप्यूटर की जरूरत है, सप्लायर से खरीद लिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दिया. जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी वैसे ही दे देगी पेमेंट. सर कंपनी की मर्जी है, अगर कंपनी ने कहा मैंने देनी है तो दे सकती है, अगर कंपनी मना कर दे तो मर कौन गया, प्रमोटर मर गया, क्योंकि कंपनी अभी तक बनी नहीं थी. चलो पढ़ते चलो. बेटा कहता था कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड एंड द कंप्यूटर वर यूज्ड बाय इट. शॉर्टली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन. इनकॉर्पोरेट होते ही कुछ दिन के अंदर अंदर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई. लिक्विडेशन मतलब बंद होने की कगार पे चली गई. कुछ भी हो गया होगा, कोर्ट ने कुछ कह दिया होगा या कोई लॉस हो गया होगा. ठीक है जी. एंड द डेट कुड नॉट बी पेड बाय द कंपनी फॉर द परचेज ऑफ कंप्यूटर. कंपनी दे नहीं पाई कंप्यूटर के पैसे. एज अ रिजल्ट सप्लायर सीयूड द प्रमोटर ऑफ द कंपनी फॉर द रिकवरी ऑफ मनी. सप्लायर सीयू कर सकता है प्रमोटर को, और किसको करेगा, कंपनी तो देगी नहीं. कौन देगा बेटा, प्रमोटर देगा, अपनी जेब से देगा. कॉन्ट्रैक्ट का नाम है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स. ऑल क्लियर. चलो जी, आज की लास्ट केस स्टडी नंबर 31. सांस आई, हाँ अब डबल सांस आ गई, ऑक्सीजन ही डबल होगी शरीर के अंदर. चलो जी बेटा, रिक्वायरमेंट ए. व्हाट इज द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ कंपनी मे एंटर इनटू बिफोर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नोन एज. आपको पता है बेटा ये स्टेज एलिमिनेट हो चुकी है, हम इसको कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के नाम से ही जानेंगे. अब जहां कहीं भी ये नाम लिखा होगा मैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पढ़ूंगा. कहता है ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी कैपिटल सब्सक्रिप्शन से पहले करती है. पता लग गया होगा कौन सा करती है, ठीक है ना. प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट करती है कंपनी. बी पार्ट, कैन गुड अर्थ लिमिटेड रिकवर द प्राइस फॉर इट्स सप्लाईज. बेटा रिकवर तो कर पाएगा, कंपनी से ही कर पाएगा, लेकिन कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के बाद. ऐसा ही कुछ होने वाला है, केस पढ़ लो. Good Earth Limited is a well-known company dealing in organic, herbal and Ayurvedic health product. It entered into a contract with Wellspring Limited, a company owning a chain of spas for supply of product before Wellspring Limited could obtain certificate of commencement of business. कहता है आपने कॉन्ट्रैक्ट करा वेलस्प्रिंग के साथ बिफोर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. बेटा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर कल को वो पैसे की डिमांड करे कंपनी ही पे करेगी. ऐसे केस में प्रमोटर नहीं पे करेगा, लेकिन कब, जैसे ही कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पूरी हो जाएगी. आप एक बार आंसर पढ़ लो, इसमें लिखा होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद पे करेगी कंपनी. रीड करो एक बार ए पार्ट बी पार्ट आराम से. रीड करना एक बार फटाफट से. और मैंने तो जान के कहा था छुट्टी, खुश मत हो, 2 केस स्टडी और करेंगे. अरे कल मुझे एक बहुत बड़ा टॉपिक कराना है, ओपीसी फिर रह जाएगा, ठीक है ना. ऐसे कंसंट्रेशन इंसान की डबल हो जाती है. तुमने अच्छी कंसंट्रेशन दी, थैंक यू, उसके लिए 2 और करेंगे. चलो जी बेटा, केस स्टडी नंबर 32. मानस कह रहा है दिल टूट गया. मानस कोई नहीं, फेविक्विक आती है आज के ज़माने में, हमारे ज़माने में नहीं आती थी, बड़ी दिक्कत होती थी जोड़ने में दिल. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 32. Sunanda subscribed to the share issued by Jolly Limited. The prospectus of the Jolly Limited included a statement which was misleading in the forms and the contents. Believing the prospectus to be true, Sunanda had subscribed for the share and sustained a loss. In the context of the above case, determine the term prospectus. सर प्रोस्पेक्टस के लिए मुझे केस थोड़ी पढ़ना है, ये तो समझ में आ गया होगा प्रोस्पेक्टस क्या होता है. इधर देखना सर, याद है स्कूल का प्रोस्पेक्टस से कंपेयर कराया था. प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. याद है आपको. बी पार्ट,
कैन सुनंदा sued फॉर द कंपनसेशन ऑफ लॉस, जस्टिफाई योर आंसर। काम की बात सुन लो बेटा, सुनंदा ने सब्सक्राइब कर दिए जॉली लिमिटेड, कोई कंपनी है उसके शेयर। जॉली लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस में एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी, एक झूठ स्टेटमेंट दी। बेटा आप प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी बातें प्रिंट करते हो, याद करा दूं मैंने क्या क्या बोला था। पास्ट रिजल्ट प्रिंट करते हो, स्कूल करता है पास्ट रिजल्ट प्रिंट। वहां पर रिजल्ट क्या होते हैं कि बच्चों ने कितना टॉप किया, कितने कितने मार्क्स लाए। स्कूल बताता है कि सॉरी स्कूल ये बताता है, कंपनी बताती है कि हमने कितना कमाया, पिछले 5 साल 10 साल में हम कितना अर्न कर चुके हैं, कितना डिविडेंड बांटते हैं, ये बताती है कंपनी। अब बेटा अगर कंपनी ने कमाए हो 500 करोड़, लिख दियो 5000 करोड़, तो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे दी। और बेटा इन्वेस्टर ने क्या सोचा, अरे कंपनी इतना कमाती है, उसने शेयर खरीद लिया। आपकी झूठी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बेटा सुनंदा ने शेयर खरीद लिया और कल को बेटा उसे लॉस हो गया, क्या वो लॉस रिकवर कर सकती है कंपनी से? सर हर हाल में कर सकती है। आपने प्रोस्पेक्टस में झूठी इंफॉर्मेशन दी और बेटा कायदे से आप दे नहीं सकते झूठी इंफॉर्मेशन, फिर आपको पता आपके पापा आपका क्या करेंगे, सेबी। सर भूल जाओ कि आप बच पाओगे, जितने इन्वेस्टर का नुकसान हुआ वो तो दोगे बेटा, 5 7 10 20 हजार करोड़ रुपए और निकाल लेगा सेबी। मिसलीडिंग स्टेटमेंट बर्दाश्त नहीं है सेबी को, पता है ना कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट में झूठ बोलने का क्या मतलब है। ओके है बात, चलो जी बढ़ते हैं आगे। लास्ट केस स्टडी आज की, चेहरों की मुस्कान अलग है, मैं फिर कह दूंगा 2 केस स्टडी और करनी है। चलो जी नहीं यार मैं पक्का लास्ट, बिलीव भी क्या करो, ट्रस्ट किया करो किसी इंसान पे। द प्रोस्पेक्टस ऑफ इमेजिनेशन लिमिटेड stated that application has been made to the Pune Stock Exchange for permission to deal in its share। बेटा कहता है प्रोस्पेक्टस में लिखा है किसी कंपनी के कि वो पुणे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को लिस्ट कराएंगे। आपको याद है कल वाली बात याद कराऊं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में 6 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप सेबी अप्रूवल, दूसरा स्टेप प्रोस्पेक्टस, इधर देखो मेरी तरफ, पहले मेरी तरफ सेबी अप्रूवल, सेकेंड स्टेप इज प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर ब्रोकर एंड अंडरराइटर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, और बेटा फिर आप अलॉटमेंट करते हो शेयर की। याद है आपको ऐसे ही 6 स्टेप होते हैं। प्रोस्पेक्टस में आपने लिख के दे दिया कि आप पुणे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को लिस्ट कराओगे, ठीक है जी आगे बढ़ो। द कंपनी अप्लाइड टू द सेड स्टॉक एक्सचेंज एंड गॉट परमिशन टू डील इन शेयर। कंपनी ने अप्लाई भी कर दिया पुणे स्टॉक एक्सचेंज को, यानी कि हम 5th स्टेप पर खड़े हैं बेटा। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज 5th स्टेप होता था ना बेटा, कह रहा आपने अप्लाई कर दिया और वहां से बेटा परमिशन भी मिल गई कि आप डील कर सकते हो, ठीक है जी। एक्सप्लेन ब्रीफली द नेक्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक। बेटा 5वें स्टेप पे पढ़ो, कह रहा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सर समझ उसी को आ रहा होगा जिसने कल सुना है, ठीक है ना। ऐसे मत देख यार राघव, मैंने कोई गलती नहीं करी, तूने छुट्टी करी, और मानस तू भी भाई ऐसे मत घूर, मैं इधर देखना शुरू कर दूंगा। हाँ जी बाकी सबको क्लियर है ना बेटा, ऑल क्लियर। चलो जी 2 केस स्टडी और करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।